नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक दीप सिटी पर। दोस्तों, आज की इस एनालिसिस वीडियो में हम भारत पर राज करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास तथा उसकी रणनीतियों को खंगालने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार एक कंपनी ने भारत जैसे समृद्ध देश पर शासन किया। वो 16वीं सदी का आखिरी साल था। दुनिया के कुल उत्पादन का 1/4 माल भारत में तैयार होता था। इसी वजह से इस मुल्क को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तब दिल्ली की तख्त पर मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की हुकूमत थी। दूसरी तरफ उसी दौर में ब्रिटेन गृह युद्ध से उबर रहा था। उसकी अर्थव्यवस्था खेतीबाड़ी पर निर्भर थी और दुनिया के कुल उत्पादन का महज 3% माल वहाँ तैयार होता था। ब्रिटेन में उस वक्त महारानी एलिजाबेथ प्रथम की हुकूमत थी। यूरोप की प्रमुख शक्तियां पुर्तगाल और स्पेन व्यापार में ब्रिटेन को काफ़ी पीछे छोड़ चुकी थीं। उसी दौरान घुमंतु ब्रिटेन व्यापारी रॉल्फ फिंच को हिंद महासागर, मेसोपोटामिया, फारस की खाड़ी और दक्षिण पूर्व एशिया की व्यापारिक यात्राएं करते हुए भारत की समृद्धि के बारे में पता चला। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर पत्र के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ ही साथ पूर्व के देशों के साथ 21 सालों तक व्यापार करने का एकाधिकार पत्र प्रदान कर दिया। अकबर की मृत्यु 29 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई। उनके निधन के बाद उनका पुत्र नूरुद्दीन सलीम जहांगीर मुगल साम्राज्य का नया शासक बनाया गया। शुरुआती सालों में दूसरे क्षेत्रों में यात्राएं करने के बाद अगस्त 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस ने भारत के सूरत बंदरगाह पर अपने जहाज हेक्टर का लंगर डालकर ईस्ट इंडिया कंपनी के आने का ऐलान किया। हिंद महासागर में ब्रिटेन के व्यापारिक प्रतिद्वंदी डच और पुर्तगाली पहले से ही मौजूद थे। तब किसी ने भी यह अनुमान नहीं लगाया होगा कि ये कंपनी अपने देश से 20 गुना बड़े दुनिया के सबसे धनी देशों में एक और उसकी लगभग 1/4 आबादी पर सीधे तौर पर शासन करने वाली थी। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत कंपनी और ब्रिटेन के सभी व्यापारियों को उपमहाद्वीप के प्रत्येक बंदरगाह पर खरीदने तथा बेचने के लिए जगहों के इस्तेमाल की इजाज़त दी गई। बदले में यूरोपीय उत्पादों को भारत को देने का वादा किया गया था। ऐसे में एक प्रश्न उठता है कि आखिर तब वहाँ यानी ब्रिटेन में बनता ही क्या था। अब ये तय किया गया कि कंपनी के जहाज राजमहल के लिए जो भी प्राचीन वस्तुएं और उपहार लाएंगे उन्हें सहर्ष स्वीकार किया जाएगा। कंपनी के व्यापारी मुगलों की रजामंदी से भारत से सूत, नील, पोटेशियम नाइट्रेट और चाय खरीदते। विदेशों में उन्हें महंगे दामों पर बेचते और खूब मुनाफा कमाते थे। इसके साथ ही 1619 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुजरात के अहमदाबाद में अपनी एक कंपनी स्थापित की। इसके बाद मुगल शासक शाहजहां के शासनकाल में क्षेत्रीय सूबेदारों के द्वारा कंपनी को फैक्ट्री तथा किले स्थापित करने की अनुमति दे दी गई। इसी क्रम में 1631 ईस्वी में कर्नाटक के गोलकुंडा के सूबेदार ने कंपनी को व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी और 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मद्रास को पट्टे यानी किराए पर दे दिया, जहां पर कंपनी ने सेंट फोर्ट जॉर्ज नामक किले का निर्माण कराया। ये बात है 1651 ईस्वी की, जब बंगाल के सूबेदार ने कंपनी को चुंगी मुक्त व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया, जिससे कंपनी ने हुगली में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। इसके बाद 1657 ईस्वी में मुगल शासक शाहजहां के पुत्रों के बीच मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकार के लिए युद्ध आरंभ हो गया, जिससे बाद शाहजहां के पुत्र औरंगजेब ने अपने पिता को बंदी बना लिया। 21 जुलाई 1658 ईस्वी को औरंगजेब ने आगरा में अपना राज्याभिषेक करा स्वयं को मुगल साम्राज्य का शासक घोषित कर दिया। औरंगजेब और कंपनी का विस्तार। 1667 ईस्वी में औरंगजेब ने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति भी प्रदान कर दी। कंपनी ने अपने साम्राज्य का और अधिक विस्तार करते हुए सन 1670 ईस्वी में भारत के पूर्वी तट के ढाका में तथा पश्चिमी तट के कोचीन में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। आगे चलकर कंपनी की नीतियों से नाराज होकर मुगल शासक
औरंगजेब ने सन 1688 ईस्वी में बंगाल में कंपनी की व्यापारिक अनुमति को निरस्त कर दिया, परंतु इसका अब कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं था और कंपनी ने सन 1690 ईस्वी में कोलकाता में एक और फैक्ट्री स्थापित की। अब समय का पहिया घूम चुका था और मुगल साम्राज्य की नीतियों के कारण कंपनी को भारत में व्यापार करने में असुविधा होने लगी, जिसके कारण अब कंपनी को भारत में प्रशासनिक अधिकार की भी आवश्यकता महसूस होने लगी। आगे सन 1697 ईस्वी में बंगाल के कोलकाता में फोर्ट विलियम नामक किले की स्थापना की, जो कि अंग्रेजों का प्रशासनिक केंद्र भी बन गया। 1699 ईस्वी में जॉब चार्नक के द्वारा कोलकाता नगर की स्थापना की गई। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। दरअसल सिराजुद्दौला स्वयं को स्वतंत्र नवाब देखना चाहते थे, इसलिए समय के पहिए के साथ आगे चलकर सन 1756 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों की फैक्ट्रियों को बंद करने का आदेश दे दिया तथा उन्हें बंगाल को छोड़ फुल्टा यानी मद्रास जाने का आदेश दे दिया। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अंग्रेज़ों ने भारत की सरजमीं पर अपने पैर जमा लिए थे। साथ ही साथ वो कहते हैं ना कि अगर कोई अपना दगाबाजी पर उतर आए तो हमसाया भी साथ छोड़ जाए। यह कहावत बिल्कुल ठीक बैठती है सिराजुद्दौला के करीबी व सेनापति मीर जाफर पर। इधर 23 जून 1757 ईस्वी को नवाब सिराजुद्दौला तथा लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में कंपनी के बीच में भागीरथी नदी के पूर्व में युद्ध हुआ। इस युद्ध में कंपनी विजयी रही और इसी के बाद कंपनी ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। इसी युद्ध को प्लासी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद इस गद्दी का उत्तराधिकारी बना था। अलीवर्दी खान बिहार का उपराज्यपाल था, जिसने बंगाल के दीवान मुर्शिद कुली खान के पुत्र सरफराज खान की हत्या कर इस गद्दी को प्राप्त किया था। कुछ गद्दार नवाब के असंतुष्ट अनुयायियों जैसे मीर जाफर और अन्य बंगाली जनरलों को अंग्रेजों के साथ गठबंधन करने के लिए रिश्वत ले ली। मीर जाफर ने अंग्रेजों से बंगाल की गद्दी के बदले उनका समर्थन करने की गुप्त संधि तक कर ली थी। अंग्रेजों की रणनीति फूट डालो और राज करो की नीति यहाँ पर सफल होती दिखाई दी। मीर कासिम प्लासी के युद्ध के बाद क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर मुर्शिदाबाद की गद्दी पर बैठा दिया। मीर जाफर ने पूर्व में हुए समझौते के अनुसार अंग्रेजों को संतुष्ट करने के लिए कंपनी को बंगाल के 24 परगना यानी गांवों को समूह की जमींदारी दे दी। हालांकि मीर जाफर अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा को संतुष्ट करने में असफल रहा, जिस कारण उसे अंग्रेजों द्वारा सिंहासन से हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बैठा दिया गया। बक्सर का युद्ध। मीर कासिम स्वयं को एक स्वतंत्र नवाब देखना चाहता था और अंग्रेज चाहते थे कि उन्हें एक कठपुतली नवाब मिले। इस कारण मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ, जिसे बक्सर का युद्ध भी कहा जाता है। बक्सर की लड़ाई वर्ष 1763 में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और बंगाल के नवाब मीर कासिम के नेतृत्व में अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई। मीर कासिम स्वयं को एक स्वतंत्र शासक मानता था, जो अंग्रेजों के लिए एक समस्या थी, क्योंकि वे चाहते थे कि वह उनके हाथों की कठपुतली बना रहे। आंतरिक सीमा शुल्क से बचने के लिए अंग्रेजों द्वारा वर्ष 1717 के फरमान का दुरुपयोग भी किया जा रहा था, जिस कारण मीर कासिम ने आंतरिक व्यापार पर सभी करों को समाप्त कर दिया था। इसको लेकर वर्ष 1763 में अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप कटवा, मुर्शिदाबाद, गिरिया, सूटी और मुंगेर में अंग्रेजों की जीत हुई। मीर कासिम अवध भाग गया और उसने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ एक संघ का गठन किया, ताकि अंग्रेजों से बंगाल को पुनः प्राप्त किया जा सके। इस युद्ध के बाद वर्ष 1763 में मीर जाफर को बंगाल का पुनः नवाब बनाया गया। वह अपनी सेना के रखरखाव के लिए मिदनापुर, वर्धमान और चटगांव जिलों को अंग्रेजों को सौंपने हेतु सहमत हो गया। इस युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसके अंतर्गत मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को
बंगाल दे दिया। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला राज्यपाल बनाया गया। संधि के तहत कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांत की दीवानी प्राप्त हुई। इसके तुरंत बाद ही कंपनी ने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ इलाहाबाद की दूसरी संधि की, जिसके द्वारा कंपनी को भारत में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया। साथ ही साथ कंपनी की सेना को अवध की सुरक्षा के लिए लगाया गया। इसका खर्च अवध के नवाब को देने का ही प्रावधान किया गया। इस प्रकार बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल से लेकर उत्तर भारत तक कंपनी का साम्राज्य स्थापित हो गया। हम आशा करते हैं कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी की रणनीतियों व इतिहास को अच्छे से समझ गए होंगे। प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध की डिटेल्ड वीडियो के लिए कमेंट करके अवश्य बताएं। इतिहास के पन्नों से जुड़े अहम मुद्दे व घटनाओं की जानकारी के लिए हमारे चैनल रिपब्लिक दीप सिटी को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दे को उजागर करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।